हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? ठीक ठाक? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन कुमार गुप्ता फिर से आप लोगों के सामने एक कक्षा 9th का जो 4th चैप्टर चला हुआ था आपका गुरुत्वाकर्षण, उसी का ये पार्ट है प्लवन करके। किसी किताबों में अलग अलग पार्ट दिया गया है, किसी किताब में एक ही पार्ट के अंदर ये दोनों टॉपिक दिए गए हैं। उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर मैं इस प्लवन के अंदर कुछ बातें मैंने आप लोगों को बताई थी और एक दो टॉपिक और मैं बता रहा हूँ आपको, और ये आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। मैंने आपको दाब बताया था, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। प्रणोद बताया था, प्रणोद क्या होता है? किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है वो प्रणोद कहलाता है, और किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल या लंबवत प्रणोद कह लीजिए, वो उसका दाब कहलाता है। और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया था। और अब चलते हैं, और दाब का मात्रक भी आपको पता लगा, पास्कल भी कहते हैं। बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी कहते हैं। ये दाब या प्रणोद हम लोग पढ़ चुके थे। और अब चलते हैं हम घनत्व के बात लेकर चलते हैं घनत्व को। अब ये घनत्व डेंसिटी, अर्थात क्या है ये डेंसिटी? सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा नहीं है। एक आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये कक्षा 8 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और एक अपेक्षित घनत्व क्या है, इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी है। मैं न्यूमेरिकल मैं आपको कॉपी पर समझाऊंगा, कॉपी पर आपको न्यूमेरिकल दूंगा। लेकिन उससे पहले आप ये थोड़ा थ्योरी समझ लीजिए एक बार। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। अर्थात घनत्व का फॉर्मूला होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यानी कि एकांक आयतन में कितना वजन है, यानी कि आयतन का मतलब, एकांक आयतन का मतलब क्या हुआ? 1 मीटर ऐसे चलिए, 1 मीटर ऐसे, 1 मीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए, 1 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए, 1 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए। जो स्क्वायर आपका बन के तैयार हुआ, उसका वजन कितना है, उसको कहते हैं हम घनत्व, एकांक आयतन का। समझ रहे ना? और क्योंकि मीटर हमारा MKS प्रणाली में ऐसा ही सिस्टम माना गया है इसको, MKS को ही, और MKS में लंबाई का मात्रक मीटर लेते हैं। इसीलिए मैंने बताया आपकी 1 मीटर ऐसे लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई। तो आपका घनाकार एक बॉक्स बन गया। उस बॉक्स का आयतन, उसका द्रव्यमान कितना है, उस बॉक्स का द्रव्यमान कितना हो, और आयतन तो 1 हो ही गया, 1 गुना 1 गुना 1, अर्थात एकांक आयतन हो गया। और उसका द्रव्यमान कितना है, जो वो कंपेयर करेंगे द्रव्यमान को, जब उसके आयतन से भाग देंगे तो वो क्या कहलाता है? आपका घनत्व कहलाता है। अर्थात द्रव्यमान ही कह लीजिए, क्योंकि घनत्व की वैल्यू तो 1 है, 1 से कोई भाग देंगे तो वही, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि ज़्यादा हमें आयतन दिया है बड़ी वस्तु का, तो उसका भी एक अंक के अंदर निकाल लेंगे, तो आयतन से डिवाइड कर देंगे उसको। तो घनत्व बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आयतन। क्योंकि बड़ी वस्तु का हमें यदि घनत्व निकालना है तो उसका पहले हमें आयतन निकालना पड़ेगा, फिर उसका वजन निकालना पड़ेगा, और उसके वजन को उसके आयतन से भाग देना पड़ेगा, तो हमारा घनत्व की वैल्यू आ जाएगी। घनत्व को हम कहीं कहीं डीवी कहते हैं, डेंसिटी, कहीं कहीं रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। डी भी कह सकते हैं, रो भी कह सकते हैं, इसको रो कहते हैं। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान M, द्रव्यमान को हम पदार्थ का आयतन को V। तो घनत्व एक अदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या हो गया? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक मीटर की घात 3। तो किलोग्राम बटे मीटर की घात 3, या किलोग्राम मीटर की घात -3 देख सकते हैं। ऊपर जाके माइनस हो जाएगा ये, उस बात से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये आप लोग समझ ही गए होंगे। तो अतः प्रयोग द्वारा यह भी पाया गया है कि यदि किसी वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम है, भाई जल का भी अपना कोई ना कोई घनत्व होता है। एकांक मीटर में हमने जल ले लिया, आयतन ले लिया, और उसका हमने वजन करके देख लिया, फिर उसके वजन को उसके आयतन से डिवाइड कर दिया, तो जो आया वो उसका घनत्व हो गया जल का। अर्थात यदि जो वस्तु हम पानी के अंदर डाल रहे हैं उसका घनत्व जल के घनत्व से यदि कम है, तो वस्तु पानी में तैरने लगेगी। यानी कि जो डाली उसका घनत्व कम होना चाहिए, तो पानी में तैरने लगेगी। और यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा हुआ तो पानी में डूब जाएगी। और यदि बराबर हुआ, एक बराबर वाली कंडीशन भी आ सकती है, तो वस्तु पानी के अंदर तो चली जाएगी, ऊपर तो दिखाई नहीं देगी, अंदर ही अंदर तैरने लगेगी। अर्थात दोनों का घनत्व सेम है। तो अर्थात घनत्व से हम वस्तु के डूबने ना डूबने का भी आइडिया लगा सकते हैं।
तो जल में नहीं डूबेगी और ये तैरने लगेगी, और यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है तो वस्तु जल में डूब जाएगी। बिल्कुल क्लियर बात है। अब आता है आपका आपेक्षिक घनत्व। पहले मैं इसको आपेक्षिक घनत्व ले लेता हूँ, आर्किमिडीज सिद्धांत बीच में लिख लिया गया था, कोई बात नहीं, ये बता दूंगा, लेकिन पहले मैं इसको घनत्व को, आपेक्षिक घनत्व को बता रहा हूँ। अब ये रिलेटिव डेंसिटी है। अब रिलेटिव डेंसिटी यानी कि हमें जो है वस्तु के घनत्व की तुलना जल के घनत्व से करनी है, तो वो हमारा आपेक्षिक घनत्व कहलाएगा। जिस वस्तु का हमें आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है, अर्थात तुलनात्मक रूप से इसका करना है हमें घनत्व ज्ञात, तो इसका घनत्व बटे जल का घनत्व, बस। इस वस्तु का करना है घनत्व ज्ञात, तो इस वस्तु का घनत्व ऊपर लिखेंगे बटे जल का घनत्व। यानी कि किसी वस्तु का जिसका हमें आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है उसका घनत्व ऊपर लिखेंगे और नीचे लिख देंगे जल का घनत्व, क्योंकि हमें तुलना कहीं से करनी है, जल से करनी है। तो वो वस्तु का क्या कहलाएगा? आपेक्षिक घनत्व कहलाएगा। अर्थात किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व व जल के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। घनत्व में और आपेक्षिक घनत्व में ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, लेकिन यदि हम दोनों ही घनत्व ले लें, किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है, ये डस्टर लीजिए का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है, तो इसका घनत्व निकालेंगे, जल का घनत्व निकालेंगे, इसके घनत्व को जल के घनत्व से भाग कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। तो मैंने आपको आपेक्षिक घनत्व बता दिया और घनत्व बता दिया कि घनत्व क्या है, अर्थात डेंसिटी क्या है। अब आता है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत कक्षा 6 में भी शायद हो सकता है, ध्यान नहीं है मेरे ही, लेकिन कक्षा 8 में तो पक्का है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? ये भी वस्तु के बारे में हमें ये जानकारी देता है कि वस्तु जल में डूब जाएगी, नहीं जाए डूब जाएगी, और ये उसके भार के भी बारे में जानकारी देता है कि उसके भार में कमी आई, क्यों आई, कितनी आई, ये सारी बातें इसके अंदर पता लगती हैं। अब जैसे देखिए आर्किमिडीज है ना, इसके अनुसार जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण रूप से डुबो लो या आंशिक रूप से डुबो लीजिए, अर्थात थोड़ा डुबो लिया हमने, जैसे कई बार कुएं में से जब पानी खींचते थे वो बाल्टी को पूरा डुबोते थे, हल्का भी डुबोते थे, किसी वस्तु को वैसे ही पानी में डाल के देखिए, या तो पूर्ण रूप से डुबो दीजिए या आंशिक रूप से डुबो दीजिए, तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। जब हम कुएं से पानी खींचते हैं तो हमने जैसे ही पानी बाल्टी को पानी के अंदर डालते हैं तो दिखता है तो बोतल की हो गई, उसका वजन तो कम हो गया। वजन क्यों कम हुआ भाई? ठीक है ना, जब हम किसी वस्तु को द्रव के अंदर डालते हैं तो द्रव उस वस्तु के ऊपर की ओर बल लगाता है, इसको हम कहते हैं उत्प्लावन बल। द्रव जो है ऊपर की ओर भी बल लगाता है, वस्तु तो लगाती है नीचे की ओर बल और द्रव लगाता है ऊपर की ओर बल। जो ऊपर की ओर बल लगता है उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। उस उत्प्लावन बल के कारण ही वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। लेकिन ये प्रतीत कितनी होती है? वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। मान लीजिए किसी वस्तु का 1 किलोग्राम है और हमने उसको द्रव में डुबो दिया। द्रव में डुबोने के बाद उसके भार में हमें पहले 1 किलोग्राम लग रहा था, अब लग रहा है 900 ग्राम, अर्थात 100 ग्राम कम होने लग रहा हमको, इसका वजन 100 ग्राम कम हो गया। तो वो कुछ जितनी वो डूबेगा तो वो कुछ ना कुछ स्थान लेगा, और जो स्थान लेगा वहाँ से द्रव हट जाएगा, वो द्रव हम बाहर निकाल लेंगे। उस द्रव को निकालने के बाद उसका वजन तोल के देखेंगे तो वो भी 100 ग्राम मिलेगा। तो इससे प्रतीत होता है कि नियम बन जाता है। आर्किमिडीज ने जो नियम बनाया कि इसके अनुसार किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होने लगती है। वस्तु के भार में यह कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। क्लियर है बच्चों? तो वस्तु का अर्थात वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल, अर्थात जितना बल ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है ना, वो हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसमें कोई ज़्यादा विशेष बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि चैप्टर के अंदर था आपका रिवीजन भी टाइप भी हो गया, क्योंकि कक्षा 8 में पढ़ा होगा आपने, कुछ भूल भी गए होंगे आप लोग, तो इन चीज़ों का आप एक बार दोबारा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, यह अदिश राशि है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम बटे मीटर की घात 3 होता है। ठीक है ना? और यदि घनत्व किसी वस्तु का कम है जल के घनत्व से तो वो तैरने लगेगी, और यदि वस्तु का घनत्व ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा। क्लियर है बात? आर्किमिडीज का सिद्धांत भी किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में
कमी प्रतीत होती है, और वस्तु के भार में यह कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। और आपका अपेक्षित घनत्व किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। किसी वस्तु का पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। अब इन दोनों तीनों टॉपिक के ऊपर आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। कुछ न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को पहले भी दिए हैं कॉपी पर, लेकिन आप लोग रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए, मुंह पर मास्क लगाते हुए, हाथ बार बार धोते हुए, क्योंकि कोरोना वायरस की जो है महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है और इससे हम लोगों को बचाव भी करना है और अपने कार्यों को भी करते रहना है। तो आप लोग बड़े ध्यान करते हुए थोड़ा थोड़ा सा रोज़ पढ़ेंगे तो आप बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे। यदि आप कंटिन्यू और थोड़ा थोड़ा सा नहीं पढ़ पाएंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। तो हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी हम लोगों को सपोर्ट करें। यदि हम लोगों को सपोर्ट करोगे तो उसमें आपका ही फ़ायदा है। आप नहीं पढ़ोगे, ध्यान से नहीं कोशिश करोगे, आलस्य करोगे या लापरवाही करोगे तो आप लोग पिछड़ जाएंगे और दोष हम लोगों को मिलेगा। इसलिए सभी बच्चों से मेरा पुनः अनुरोध है, कृपया बेटा रोज़ बड़े ध्यान के साथ थोड़ा थोड़ा सा आप पढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।